चलो ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे दो सेक्शन से रिलेटेड है, एक सेक्शन नंबर 26 और सेक्शन नंबर 228। एक सेक्शन नंबर 226, दूसरा सेक्शन नंबर 228 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 226 क्या कहता है? प्रिंसिपल लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट व्हिच आर विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी। प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द एजेंट एक्ट ऑफ द एजेंट व्हिच आर विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी। प्रिंसिपल हर एक वो काम के लिए लाइबल है जो एजेंट क्या करता है, अपने अथॉरिटी के अंदर रह के करता है। मतलब सर एग्जाम्पल, मैंने क्रिस को बोला था कि आप क्या कर सकते हो ना, आप 10 लाख तक का गुड्स बिना मुझे पूछे क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। 10 लाख तक का गुड्स आप बिना मेरे कंसेंट लिए आप क्या कर सकते हो, किसी दुकान पे जाके परचेस कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्रिस को कितने तक अथॉरिटी दिया है? 10 लाख रुपीस तक क्या दिया है, अथॉरिटी दिया है। देन ऐसे सिचुएशन पे 10 लाख तक का जितना भी अमाउंट होगा, 10 लाख तक का जो भी क्रेडिट होगा, उन सब के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, लाइबल रहेगा। एंड इन सच केस पी विल बी लाइबल फॉर एनी एक्ट डन विद इन 10 लाख रुपीज। मतलब अगर फिर से एक बार, मैंने क्रिस को बोला था कि भाई 10 लाख रुपीज ना, 10 लाख रुपीज तक का तुम गुड्स किसी के भी पास जाके क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, उधार में परचेस कर सकते हो। मैंने क्रिस को अथॉरिटी दे दिया है। अब क्रिस 10 लाख तक कोई भी गुड्स उधार खरीदता है ना, उसके लिए प्रिंसिपल क्या होगा, लाइबल होगा। से फॉर एग्जांपल क्रिस गया मेहुल के दुकान पे और 8 लाख रुपए का गुड्स खरीद के लेके आया क्रेडिट पे। अभी जो 8 लाख रुपीस का जो उसने गुड्स खरीदा क्रेडिट में, इसके लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा। ठीक है ना। क्रिस जो है ना 15 लाख का गुड्स खरीदता है, 15 लाख का गुड्स खरीदता है। मैंने उसको कितने का पावर दिया था भाई, 10 लाख का पावर दिया था। उसने कितने का खरीदा, 15 लाख का खरीदा। अपने पावर के बियॉन्ड जाके उसने काम किया। करेक्ट ना, अपने पावर्स के बियॉन्ड जाके काम किया। अब उससे उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 228 में। अगर कोई एजेंट अपने पावर्स के बियॉन्ड जाके काम करता है तो क्या होगा, वो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 228 पे। 226 में क्या बोलता है, अगर एजेंट अपने लिमिट के अंदर रह के कोई भी काम करता है, कोई भी ट्रांजेक्शन्स करता है, इन ट्रांजेक्शन्स के लिए कौन लाइबल हो जाएगा, प्रिंसिपल लाइबल हो जाएगा। ठीक है, मैंने 10 लाख तक का अथॉरिटी क्रिस को दिया था। 10 लाख तक अगर क्रिस जाके किसी भी दुकान से गुड्स उधार में खरीदता है, क्रेडिट में खरीदता है, देन उन सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए कौन लाइबल होगा, प्रिंसिपल लाइबल होगा, है ना। प्रिंसिपल ने एजेंट को 10 लाख तक का अथॉरिटी दिया था। एंड इन सच केस पी यानी कि प्रिंसिपल विल बी लाइबल फॉर एनी एक्ट डन विद इन 10 लाख रुपीस। 10 लाख तक के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगे, उन सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए कौन लाइबल होगा, प्रिंसिपल लाइबल होगा। दिस इज सेक्शन नंबर 26। प्रिंसिपल लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट which are within the scope of the authority. Principal is liable for the act of the agent which are within the scope of the authority. पहले बोलो सेक्शन नंबर 226 डन है क्या? ये सेक्शन नंबर 26 है, 226। अब आते हैं सेक्शन नंबर 228 पे। सेक्शन नंबर 228 क्या कहता है, where an agent does more than he is authorized to do so and the act is beyond the scope of his authority, and the act is beyond the scope of his authority, cannot be separated from it, and the act beyond the scope of the authority cannot be separated from it, the principal is not bound to recognize the transaction. ध्यान से सुनना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना। बिकॉज द ट्रांजेक्शन इज नॉट सेपरेबल, एक्स इज नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज द ट्रांजेक्शन। अब नॉलेज पर्पज के लिए ना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सुनो। सर क्रिस को मैंने बोला था 10 लाख तक 10 लाख तक आप क्या कर सकते हो, कोई भी गुड्स क्रेडिट में खरीद सकते हो, और इन ट्रांजेक्शन्स के लिए मैं क्या होऊंगा, खुद पर्सनली लाइबल रहूंगा। मैंने किसको अथॉरिटी दिया था, क्रिस को अथॉरिटी दिया था। तो क्रिस जो है ना 10 लाख तक जितना भी गुड्स क्रेडिट में खरीदता है, उन सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, लाइबल होगा। ठीक, इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने क्रिस को बोला था
कि आप क्या कर सकते हो ना, 10 फोन परचेस कर सकते हो। और से फॉर एग्जांपल एक फोन का प्राइस जो है ना वो 1 लाख रुपए है। एक फोन का जो प्राइस है वो कितना है, 1 लाख रुपीज है। तो टोटल मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपीज हो जाएगा। मैंने क्रिस को बोला था कि आप क्या कर सकते हो, 10 फोन खरीद सकते हो, है ना। और उन 10 फोन के लिए अगर आप कहीं पे जाके क्रेडिट में खरीदते हो, इन उन 10 फोन के लिए मैं क्या होऊंगा, पर्सनली क्या रहूंगा, लाइबल रहूंगा। मैंने बोला था। अब क्रिस ने क्या करा ना, क्रिस ने 12 फोन खरीद लिए। कितने फोन खरीद लिए, 12 फोन खरीद लिए, 12 फोन खरीद लिए। और इन ये जो दो एक्स्ट्रा उसने फोन खरीदा है ना, उसका भी प्राइस कितना है, 1 लाख रुपए है। उसका भी प्राइस कितना है, 1 लाख रुपए। ठीक है ना। उसको अथॉरिटी मैंने कितने के लिए दिया था, 10 लाख के लिए दिया था। उसने ट्रांजेक्शन कितने का किया बेटा जी, 12 लाख का किया। कितने का किया, 12 लाख का किया। अब ये जो ट्रांजेक्शन इसने किया अपने अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके, वो ट्रांजेक्शन क्या है, सेपरेबल है। हम सेपरेट कर सकते हैं। हम इस ट्रांजेक्शन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई, 10 फोन के लिए मैं लाइबल रहूंगा। 10 फोन मेरे दुकान पे तो छोड़ के जा। 2 फोन के लिए मैं लाइबल नहीं रहूंगा। ये 2 फोन को तुझे जो करना है तू कर ले, मैं इसके लिए क्या नहीं रहूंगा, लाइबल नहीं रहूंगा। जो ट्रांजेक्शन क्रिस ने किया है ना, दिस ट्रांजेक्शन इज सेपरेबल ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में लॉ क्या कहता है, अगर ट्रांजेक्शन सेपरेबल है, एजेंट अपने अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके काम करता है, और वो जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन सेपरेबल है, वो ट्रांजेक्शन क्या है, सेपरेबल है, देन ऐसे सिचुएशन पे ना जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ 10 फोन के लिए लाइबल रहेगा। मतलब जितना अथॉरिटी प्रिंसिपल ने दिया था, प्रिंसिपल वहां तक लाइबल रहेगा। उसके बाद जो बाकी के ट्रांजेक्शन है, जो अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके क्रिस ने किया है, एजेंट ने किया है, उसके लिए प्रिंसिपल क्या नहीं होगा, लाइबल नहीं होगा। एजेंट विल बी पर्सनली लाइबल। एजेंट वो 2 गुड्स के लिए पर्सनली क्या होगा, लाइबल होगा। पहले बताओ सेपरेबल वाला पॉइंट डन है क्या। सर नॉट सेपरेबल वाला पॉइंट बता दो, नॉट सेपरेबल एग्जांपल बता दो। ए ने बी को, ए प्रिंसिपल है, बी एजेंट है, उसने बी को अथॉरिटी दिया था कि तुम जो है ना 10 लाख तक का मशीनरी परचेस कर सकता है। 10 लाख तक का मशीनरी परचेस कर सकता है। ठीक है ना। अब अगर बी 10 लाख से कोई कम का मशीन, कम प्राइस का अगर मशीनरी खरीदता, 10 लाख से अगर कम प्राइस का अगर कोई मशीनरी खरीदता, 9 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1,000, 50,000, तो वो ट्रांजेक्शन के लिए प्रिंसिपल खुद क्या हो जाता, लाइबल हो जाता। यहाँ पे ना एजेंट ने क्या करा, 15 लाख का मशीनरी खरीदा। 10 लाख तक के लिए अथॉरिटी दिया था, मशीनरी कितने का खरीदा बेटा जी, इसने 15 लाख का खरीदा। अब ये जो ट्रांजेक्शन है ना, ये नॉन सेपरेबल है। यहाँ पे हम मशीन को अलग नहीं कर सकते, वहां पे फोन को अलग किया जा सकता था, इसलिए वो ट्रांजेक्शन सेपरेबल था। 10 फोन को अलग, 2 फोन जो अथॉरिटी के बाहर थे उसको हम क्या कर सकते थे, अलग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो एजेंट ने मशीनरी खरीदा है, उस मशीन को हम क्या नहीं कर सकते बेटा जी, अलग नहीं कर सकते हैं। दिस ट्रांजेक्शन इज नॉन सेपरेबल। दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट सेपरेबल। फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा सर, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा ना, प्रिंसिपल पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल नहीं रहेगा। प्रिंसिपल जो है ना, पूरे का पूरा जितना भी ट्रांजेक्शन है, इसके लिए वो लाइबल नहीं रहेगा। प्रिंसिपल उस ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है, कि भैया बोलेगा कि भैया ये काम, ये जो तुमने ट्रांजेक्शन किया है ना, इसको मैं देखूंगा भी नहीं, खुद देख लो। जो तुमने ट्रांजेक्शन किया है, 15 लाख का मशीनरी खरीदा है, 10 लाख का तुमको मैंने अथॉरिटी दिया था, तुमने 15 लाख का मशीनरी खरीदा है। अब मशीनरी जो ट्रांजेक्शन है, जो मशीन है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। एजेंट ने अपने अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया। अब जो उसने काम किया है ना, उस ट्रांजेक्शन को हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। देन ऐसे सिचुएशन पे प्रिंसिपल जो है ना, पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अगर ट्रांजेक्शन सेपरेट हो रहा था, तो प्रिंसिपल क्या कर रहा था, जो अथॉरिटी के अंदर आ रहा था उसको एक्सेप्ट कर रहा था, उन सारी लाइबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहा था, और बाकी की जो लाइबिलिटी है, जो अथॉरिटी के बाहर है, उसको वो क्या कर रहा था, एजेंट को प्रिंसिपल पर्सनली लाइबल कर रहा था। लेकिन जहां पे ट्रांजेक्शन नॉन सेपरेबल है, जहां पे ट्रांजेक्शन नॉन सेपरेबल है ना, इस ट्रांजेक्शन में प्रिंसिपल प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, एजेंट खुद ही पर्सनली लाइबल रहेगा। दैट्स इट। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, वेयर एन एजेंट डज मोर देन ही इज ऑथराइज टू डू सो,
and the act which is done beyond the scope of his authority cannot be separated from it. The principal is not bound to recognize the transaction. The principal is not bound to recognize the transactions. Principal उस ट्रांजेक्शन को क्या नहीं करेगा, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. ठीक है, बिकॉज द ट्रांजेक्शन इज नॉट सेपरेबल, एक्स इज नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज द ट्रांजेक्शंस. खत्म. बोलो ये समझ में आया? 226 और 228 जल्दी. 226 और 228 जल्दी बोलो, समझ में आया क्या? जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा ना, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, ठीक है. अगेन 226 228 फटाफट से. 226 क्या कहता है? अगर एजेंट पावर के अंदर रह के काम करता है देन उन सारे एक्टिविटीज के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा. खत्म. 226 बहुत इजी है, सिंपल है कि अगर अथॉरिटी के अंदर रह के एजेंट कोई काम कर रहा है तो उन सारे काम के लिए प्रिंसिपल पर्सनली लायबल रहेगा. से फॉर एग्जांपल ऊपर वाले एग्जांपल में प्रिंसिपल ने एजेंट को 10 लाख तक का अथॉरिटी दिया था. अब 10 लाख तक के जितने भी ट्रांजेक्शन है, 10 लाख तक के जितने भी ट्रांजेक्शन है ना, उन सारे ट्रांजेक्शन के लिए प्रिंसिपल क्या रहेगा? लायबल रहेगा. अगर एजेंट 10 लाख तक का कोई ट्रांजेक्शन करता है, उन ट्रांजेक्शन के लिए प्रिंसिपल लायबल रहेगा. ये फर्स्ट पॉइंट है. आते सेक्शन नंबर 228 पे. सर अगर एजेंट ने अपने अथॉरिटी से बाहर जाके अगर काम किया तो क्या होगा? 10 लाख का हमने अथॉरिटी दिया था, उसने 15 लाख का ट्रांजेक्शन किया. 10 लाख का हमने उसको अथॉरिटी दिया था, उसने 15 लाख का ट्रांजेक्शन किया. सुनो यहाँ पे एक सेकेंड, इधर आते हैं. सेक्शन 228 को इन दोनों एग्जाम्पल से समझते हैं. सर हमने उसको 10 फोन परचेस करने का पावर दिया था. उस व्यक्ति ने 12 फोन खरीदा. 10 फोन खरीदने का पावर दिया था, उसने 12 फोन खरीदा. अपने अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके काम किया है. लेकिन ये जो काम उसने किया है, ये जो उसने काम किया, इस काम को हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं. 10 फोन को अलग कर सकते हैं और 2 फोन को अलग कर सकते हैं. जो अथॉरिटी के बियॉन्ड वाले जो फोन है, जो एक्स्ट्रा 2 फोन है ना, उन एक्स्ट्रा फोन के लिए कौन पर्सनली लायबल होगा? एजेंट पर्सनली लायबल होगा. बाकी जो 10 फोन जो प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दिया था, उन 10 फोन के लिए प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल क्या होगा? खुद लायबल होगा. 10 फोन के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा क्योंकि उसने अथॉरिटी दिया है. बाकी 2 फोन के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा क्योंकि उसने अथॉरिटी नहीं दिया था. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है. दूसरा पॉइंट क्या है ना, अगर एजेंट अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके काम करता है और वो जो उसने काम किया है, जो ट्रांजेक्शन उसने किया है, उस ट्रांजेक्शन को हम क्या नहीं कर पाते हैं? सेपरेबल कर नहीं पाते हैं. मतलब जो ट्रांजेक्शन उसने किया है ना, दिस ट्रांजेक्शन इज नॉन सेपरेबल. उस ट्रांजेक्शन को हम क्या नहीं कर सकते? सेपरेट नहीं कर सकते. से फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कहा था कि आप 10 लाख का मशीनरी खरीद सकते हो. ठीक है, अब बी ने 15 लाख का मशीन खरीदा. अब मशीन को हम सेपरेट कर सकते हैं क्या? इतना बड़ा मशीन होता है, 15 लाख का मशीन, उसको सेपरेट कर सकते हैं क्या? आंसर इज नहीं, नॉट पॉसिबल. देन ऐसे में क्या होगा सर? फिर अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके काम किया और उस ट्रांजेक्शन को हम सेपरेट भी नहीं कर पा रहे. ऊपर तो सेपरेट कर पा रहे थे, तो जहां पे सेपरेट कर पा रहे थे वहां पे प्रिंसिपल जितना अथॉरिटी दिया था उसके लिए वो लायबल हो रहा था, जितना उसके अथॉरिटी के बियॉन्ड था उसके लिए वो लायबल नहीं है. एजेंट उसमें पर्सनली लायबल था. तो यहाँ पे क्या होगा? एजेंट ने अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके काम किया. एजेंट ने अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके काम किया और वो ट्रांजेक्शन क्या, जो ट्रांजेक्शन क्या नहीं है? सेपरेबल नहीं है, क्योंकि मशीन को हम अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेबल नहीं है. देन ऐसे में क्या होगा? तो प्रिंसिपल जो है ना, पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. प्रिंसिपल जो है ये पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन के लिए क्या नहीं रहेगा? लायबल नहीं रहेगा. एजेंट खुद ही 15 लाख रुपए के लिए लायबल रहेगा. एजेंट विल बी पर्सनली लायबल फॉर दिस ट्रांजेक्शन. प्रिंसिपल विल नॉट लायबल फॉर दिस ट्रांजेक्शन. यही लिखा हुआ है, देखो 228, 226, 228 है ना, ये वाला लिखा हुआ है. एजेंट डज मोर देन ही इज ऑथराइज्ड टू डू सो एंड द एक्ट is beyond the scope of his authority cannot be separated from it. The principal is not bound to recognize the transaction because the transaction is not separable. X is not bound to recognize the transaction. ठीक है, ठीक है, डन है. जल्दी बोलिए, डन है क्या? प्लीज बोलो जल्दी, डन है क्या? इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है. चलो तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. टेक 2 मिनट. सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने तुमको बोला था तुम मेरे एजेंट हो, मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूं. ठीक है ना, मैंने तुमको बोला था कि मेहुल बेटा तुमको अगर कोई मार्केट में 10 लाख तक का गाड़ी मिल जाता है तो तुम 10 लाख का गाड़ी खरीद लेना. मैंने तुमको ऐसा बताया था. 10 लाख तक की गाड़ी खरीदने का तुमको मैंने अथॉरिटी दिया था. ठीक है, तुमने क्या करा ना, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा लिया और तुमने 15 लाख का गाड़ी खरीद लिया. ठीक है ना,
अब ये जो 15 लाख का तुमने गाड़ी खरीदा है, ये बियॉन्ड ऑथोरिटी जाके तुमने काम किया है। जो मैंने तुमको पावर दिया था, उस पावर के बाहर जाके तुमने काम किया है। अरे 10 लाख का पावर दिया था ना, 15 लाख का मशीनरी खरीदने का पावर थोड़ी दिया था। मशीन 15 लाख का गाड़ी खरीदने का पावर थोड़ी दिया था। 10 लाख का गाड़ी खरीदने का पावर दिया था। तुमने 15 लाख का गाड़ी खरीद लिया है। आपने अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके काम किया तुमने। ये पहली बात है। अब ये जो गाड़ी है, जो गाड़ी तुम 15 लाख का लेके आए हो, ये गाड़ी को हम अलग नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ 10 लाख का जो गाड़ी है उसको आधा करो और 5 लाख का गाड़ी जो है आधा करो, ऐसा हम नहीं कर सकते। मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है, जो जो तुमने ये गाड़ी खरीदा है ना, इस गाड़ी को हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेबल नहीं कर सकते, अब अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होगा फिर? तो ऐसे में लॉ कहता है प्रिंसिपल जो है ना, ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। प्रिंसिपल बोल देगा एजेंट को, तुमको बोल देगा कि भैया जो तुमने 15 लाख रुपए का गाड़ी खरीदना है ना क्रेडिट में, इसके लिए तुम पर्सनली लायबल रहो, मैं इसके लिए जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन जो है ना वो सेपरेबल नहीं है। अब डन है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन से पढ़ो। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, ना तो टॉपिक है ना तो मॉड्यूल में है। ये वाला टॉपिक जो है ना मॉड्यूल में नहीं है। इसको पढ़ो एक बार ध्यान से, मैं समझा रहा हूँ। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से है, यूनिट नंबर 2 से है। गुड्स सोल्ड बाय सैंपल। जल्दी पढ़ो इसको, फिर से मैं समझा रहा हूँ। ये कौन सा क्वेश्चन है? सैंपल वाला क्वेश्चन से। If the good does not correspond to the sample, it amounts to breach of the conditions as to sample and the buyer has the right to reject the goods, cancel the contract and claim the damages. हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल। अगर गुड्स जो बल्क में जो गुड्स है वो अगर सैंपल के साथ मैच नहीं होता है, जो बल्क में गुड्स है वो अगर सैंपल के साथ मैच नहीं होता है ना, तो बायर क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है एंड डैमेजेस क्लेम भी कर सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल का मतलब क्या है? बायर गुड्स को वापस रिजेक्ट कर भी सकता है एंड डैमेजेस क्लेम भी कर सकता है। राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, दैट इज कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। लेकिन but if the buyer subsells the goods to another buyer, buyer loses right to reject the goods but can claim only the damages. But if the buyer subsells the goods to another buyer, buyer loses right to reject the goods but can claim only the damages. समझो, आज मैंने गुड्स सैंपल के थ्रू बेचा सिया को, सैंपल के थ्रू मैंने गुड्स किसको बेचा? सिया को बेचा, सेल किया। अब गुड्स जो है ना सैंपल के साथ कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बल्क के साथ गुड्स कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो सिया के पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। डैमेजेस क्लेम कर सकती है, साथ में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके गुड्स को वापस कर सकती है, ये इसके पास राइट्स है। लेकिन अगर ये सिया जो है ना गुड्स आईयूसी को सेल कर देती है, वही गुड्स अगर आईयूसी को सेल कर देती है, देन ऐसे में लॉ क्या कहता है ना, लॉ कहता है कि ये जो सिया है इसके पास ना गुड्स को रिजेक्ट करने का राइट खत्म हो जाएगा। हाँ, वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है, लेकिन गुड्स को रिजेक्ट करने का राइट इसके पास से क्या हो जाएगा बेटा जी? खत्म हो जाएगा। यही लिखा हुआ है। If the goods does not correspond to the sample, it amounts to breach of conditions as to sample, and the buyer has the right to reject the goods, cancel the contract, and the claim damages. But if the buyer subsells the goods to the another buyer, buyer loses the right to reject the goods, but can claim only the damages. goods को reject करने का right उस buyer के पास खत्म हो जाएगा, वो goods को reject कर नहीं सकता है क्योंकि उसने सबसेल कर दिया है। हाँ, लेकिन वो क्या कर सकता है? damages claim कर सकता है। ये बोलो पहले, ये समझ में आया? फिर हम क्वेश्चंस में जाएंगे। पहले बताओ ये समझ में आया क्या? ठीक है, अब आओ इस क्वेश्चंस के आंसर्स पे, कंक्लूजन पे, फैक्ट को समझते हैं। जे एक व्यक्ति था जिसने गुड्स सोल्ड सोल्ड गुड्स बाय सेम नहीं सैंपल। हाँ, सेम नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे सैंपल होना चाहिए था। सेम नहीं होना चाहिए था बेटा जी, यहाँ पे सैंपल होना चाहिए था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड्स सोल्ड बाय सैंपल, इधर लिख देता हूँ SAMPLE, है ना, गुड्स सोल्ड बाय सैंपल। ठीक है ना। अब जे ने के को गुड्स सोल्ड किया बाय वे ऑफ एन सैंपल, ठीक है। फिर के ने एल को गुड सोल्ड किया बाय वे ऑफ एन सैंपल, एल ने भी एम को गुड सोल्ड किया बाय वे ऑफ एन सैंपल, ठीक है ना। मतलब के ने भी सबसेल किया, के ने भी सबसेल किया बेटा, एल ने भी सबसेल किया, पर एम ने क्या नहीं किया? सबसेल नहीं किया। सुनो, के ने भी सबसेल किया, एल ने भी सबसेल कर दिया, पर एम ने क्या नहीं किया? सबसेल नहीं किया। अब जो गुड्स बेचा गया था ना, जो जे ने गुड्स बेचा था ना, वो किसके साथ मैच नहीं है भाई?
सैंपल के साथ मैच नहीं है। अब हमें आंसर में ये लिखना है के पास क्या राइट है, एल के पास क्या राइट है और एम के पास क्या राइट है। ठीक है ना। अब एम के पास क्या राइट है, गुड्स अगर सैंपल के साथ मैच नहीं हो रहा है तो एम के पास क्या राइट है, एम गुड्स को रिजेक्ट भी कर सकता है और डैमेजेस क्लेम भी कर सकता है क्योंकि एम ने फर्दर सबसेल नहीं किया है। ठीक है। लेकिन के और एल ने तो सबसेल किया है ना, के ने एल को बेच दिया, एल ने एम को बेच दिया। तो यहाँ पे लॉ क्या कहता है, अगर बायर सबसेल करता है ना तो उसके पास गुड्स रिजेक्ट करने का राइट नहीं है, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो के सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है और एल भी सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। देखो यहाँ पे लिख दिया है, एम कैन रिजेक्ट द गुड्स टू एल, एम रिजेक्ट कर सकता है, एल कैनॉट रिजेक्ट द गुड्स टू के बट कैन क्लेम डैमेजेस। ठीक है। फिर के कैनॉट रिजेक्ट गुड्स टू जे बट कैन क्लेम डैमेजेस, के जे से सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, एल के से सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, पर एम एल से गुड्स को रिजेक्ट भी कर सकता है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। दैट्स इट, कहानी भी खत्म हो गया है। बोलो डन है क्या?